दोस्तों नमस्कार। प्रगति एजुकेशन ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या। दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना था कि जो अभी तक संविधान के वीडियो बनाए गए हैं वो कैसे रहे परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए हम लोग संविधान में आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान को समझने के लिए, संविधान को सही तरीके से पढ़ने के लिए कुछ बच्चे ये शिकायत करते रहते हैं कि सर संविधान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जो पूरे संविधान को जो है अपने आप में समेटे हुए हैं। तो इस उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है कि ऐसे छात्र या ऐसे बच्चे जिनको संविधान नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। किसी भी अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। किसी भी नियम को यदि बनाना हो तो उसका एक प्रारूप जरूर तैयार होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। किसी भी अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से ही होता है जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। आइए संविधान की प्रस्तावना की स्वीकृति। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में प्रस्तावना को स्वीकृति मिल गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो मिनी संविधान की संज्ञा जिसे दी जाती है, इसमें महत्वपूर्ण शब्दावलियां जोड़ी गई। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन, इस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो शामिल करेंगे, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम लोग देख रहे हैं तो ये शामिल करना आवश्यक था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। प्रश्न बनेगा कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके कुछ विशेष अर्थ हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है भारत की संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग का अर्थ है भारत की संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निहित है। अगला महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता यानी भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी शक्ति या किसी भी विदेशी ताकत के अधीन नहीं है, यानी भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारतीय संविधान में जो ये शब्द दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी के अधीन नहीं है। हमारे पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता ही नहीं थी जब हम इंग्लैंड के गुलाम थे। बाकी हमारे पास भूमि थी, हमारे पास लोग थे, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता हमारी नहीं थी। हम उनके नियमों को मानने पर मजबूर थे। आ जाइए समाजवादी। समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसका अर्थ है विभिन्न वर्गों के असमानता, विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त कर आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करना।
समाजवादी शब्द का अर्थ है, इसका उद्देश्य है कि विभिन्न वर्गों में जो असमानता है उसको समाप्त करना है और आर्थिक एवं सामाजिक शोषण जो हो रहा है व्यक्तियों का उसे भी समाप्त करना है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है, ये बहुत ही चर्चा में रहा है, पंथ निरपेक्ष। सेकुलर शब्द जो बार बार लोगों के दिमाग में गूंजता रहा है, यह भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यानी इस पंथ निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में भारतीय संविधान मान्यता नहीं प्रदान करता है। किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में भारतीय संविधान मान्यता नहीं प्रदान करता है। सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। ध्यान रखना है, लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र, जनता का शासन। यानी यहाँ प्रतिनिधि प्रणाली लागू है हमारे भारत में संविधान के अनुसार। प्रतिनिधि प्रणाली का अर्थ है कि भारतीय लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं और वह प्रतिनिधि इनका प्रतिनिधित्व सरकार में करते हैं। प्रतिनिधि प्रणाली का अर्थ है भारतीय लोग अपने अगुवा को अपने मत का प्रयोग करके सरकार में बैठाते हैं, जो इनकी बातों को जो है सरकार के समक्ष रखते हैं। अगला बिंदु गणराज्य। गणराज्य शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत शासन होगा। यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, न कि एक बार राष्ट्राध्यक्ष चुने जाने के बाद उसके ही परिवार या उसके बड़े पुत्र को शासन करने का अधिकार प्राप्त होगा। संविधान सभा। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा ने और भारत के लोगों ने संविधान को कब अपनाया, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया। मूल संविधान की बात की जाए तो जो मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। ध्यान रखना है, मूल संविधान की बात की जा रही है। 8 अनुसूची, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। हम अगले वीडियो में, अगले बिंदु में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें सारे भाग, 22 भाग को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ना है। उसी के साथ हम लोग अनुसूचियां भी पढ़ते रहेंगे। आ जाइए, संविधान की कुछ महत्वपूर्ण संविधान की विशेषताएं हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। संसदीय शासन प्रणाली, ये भी संविधान की विशेषता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है अपने अपने क्षेत्र में काम करने की। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के बारे में कल हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ध्यान रहे। एकल नागरिकता का अर्थ है कि पूरे भारत में व्यक्ति एक ही जगह का निवासी है, न कि वो, मान लीजिए कि आप यूपी के निवासी हैं तो आप पूरे भारत के निवासी हैं, आपके पास एकल नागरिकता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के दृष्टिकोण से वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे अपने मत को देने का अधिकार प्राप्त है।
61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा यह आयु सीमा 18 वर्ष की गई। उससे पूर्व 21 वर्ष की आयु मानी गई थी वयस्क मताधिकार के लिए। मूल कर्तव्य जो बनाएंगे इस पर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी संविधान का महत्वपूर्ण अंग है और ये संविधान की प्रमुख विशेषता में आता है। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं में अल्पसंख्यकों, जिन व्यक्तियों की संख्या कम है, उनके हितों के संरक्षण को, उनके हितों को संरक्षित करता है और उनकी रक्षा करता है। आगे आ जाइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। आ जाइए, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है बी.आर. अम्बेडकर जी का है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ है, सरकार में बैठे व्यक्ति, उसको जो संचालित करने वाले व्यक्ति हैं, यदि उसे वो नियमतः जिस उद्देश्य से कोई भी नियम बनाया गया है उसे संचालित नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वो भी बुरा हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम लोगों ने शामिल किया है। वीडियो कैसा है और क्या कमियां हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि सारी चीजों को कम समय में समेट दिया जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।